लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जेक बोर्ड 2024 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर नंबर 3 का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के 6 प्रश्न देखेंगे। कितना प्रश्न? 6 प्रश्न। इस 6 प्रश्न को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो 5 नंबर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूं कि आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके 5 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 6 ठो प्रश्न है, उसमें से मैं इतना बता सकता हूं कि यहाँ में से 1 से लेकर के 2 सब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, साथ ही साथ इसको देखने के बाद आपको बहुत अधिक मात्रा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जेक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2024 के सभी प्रकार का कंटेंट के लिए। चलिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना, उभय मतलब क्या होता है? तो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं उभय। ठीक है, तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। आंसर देखिए, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारक के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और अम्ल तथा क्षार दोनों दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं ये वाला चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम एक ही चीज़ को लिए हैं कि वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक की दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है ना, जैसे क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर से जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये सब। ठीक है, तो ये तो हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड। और जो एक परिभाषा बताए हैं कि लवण और जल का निर्माण करेगा, तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया किया है और लवण और जल बनाया। इसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक से भी अभिक्रिया करेगा, फिर भी वो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किस किस तत्व को सोडियम में डुबो कर रखा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो खास करके नहीं ही, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, ये जो और कैल्शियम, ये 3 धातु, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, 3 धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उसमें से सबसे ज़्यादा पोटेशियम और सोडियम को। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। कह रहा है सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। देखिए, सोडियम जो है एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, मतलब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है। देखिए, जैसे ही केरोसिन से बाहर निकाला जाएगा सोडियम को, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और आग उत्पन्न करेगा। ठीक है, अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबो कर रख दिया जाता है। केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, जल में नहीं। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ों को H2O यानी कि जल में भी डुबो कर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जल जो H2O है उसमें ऑक्सीजन है पहले से ही। ठीक है, तो हो सकता है अगर जल में डुबाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लें, जल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, इसलिए जल में नहीं, डायरेक्ट किस में? तो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, चलिए 2 तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ देख लेते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए खनिज क्या है? आप लोग बहुत बार खनिज सुने होंगे, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वी के भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। देखिए, खनिज किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के भूप्रकृति मतलब पृथ्वी का जो भूमि है, उस भूमि में, ठीक है ना, अंदर या बाहर दोनों में, ठीक है ना, अंदर में भी कभी कभी रहता है, कभी कभी बाहर में। तो ये जो पृथ्वी है, जमीन, जमीन का जो मिट्टी है, उसमें जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है या तो फिर यौगिक है, उसी को हम लोग बोल देते हैं खनिज। ठीक है, जैसे लोहा, कोयला, सोना, हीरा आदि। ठीक है, ये सब क्या खनिज है। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं अयस्क क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वैसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित हो तथा जिसका निष्कर्षण आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है तो उन्हें अयस्क कहते हैं। देखिए आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आपको जान लेना चाहिए कि जो भी खनिज हमको प्राप्त होता है वो खनिज शुद्ध रूप में नहीं होता है। तो बहुत सारा खनिज ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा गंदा पदार्थ लगा होता है। ठीक है ना, बहुत सारा गंदा पदार्थ लगा रहता है। तो क्या कर रहा है वैसे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित हो। देखिए कोई खनिज हम निकालें, जैसे मान के चलिए कोयला निकाले, ठीक है, ये खनिज है कोयला। और कोयला निकालने के बाद हमको कोयला के अंदर में कोई विशेष धातु मिला, जैसे कि मान के चलिए लोहा मिल गया। ठीक है ना, मान के चलिए कि कोयला में छोटा छोटा लोहा मिला जो कि उच्च कोटि का है। ठीक है ना, तो इसको जब हम लोग इसका निष्कर्षण यानी कि उसको अगर हम लोग निकालेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी होगा, मतलब उससे अधिक धन कमाया जा सकता है, तो उसी को हम लोग अयस्क बोलेंगे। ठीक है, अब बालू को हम लोग अयस्क नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो जो है खनिज तो है, ठीक है, लेकिन अयस्क नहीं, क्योंकि अयस्क उसको बोलेंगे जिसमें जिस खनिज में धातु की मात्रा रहेगा वो भी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में। तो एस का उदाहरण देख लीजिए, जैसे बॉक्साइड, बॉक्साइड से क्या निकलता है तो एल्यूमिनियम निकलता है। सिनेबार से क्या निकलता है तो एच मतलब कि पारा निकलता है। ठीक है ना, एच। ठीक है, फिर कैलामाइन, कैलामाइन से क्या निकलता है तो जिंक निकलता है। ठीक है, आदि ये सब है अयस्क। चलिए अब आगे देखते हैं गेंग क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गेंग क्या है। चलिए अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत तथा अन्य अशुद्धियों को गेंग कहा जाता है। देखिए जब अयस्क को निकाला जाता है भूमि के अंदर से तो उस अयस्क में बहुत सारा अशुद्धि पदार्थ रहता है। उसी अशुद्धि पदार्थ जैसे कि मिट्टी, रेत और अन्य बालू वगैरह वगैरह जो रहता है उसी को हम लोग बोल देते हैं गेंग। ठीक है ना, चलिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने का 95% चांस है। ठीक है ना, कितना परसेंट, 95% चांस है। चलिए क्या है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। ठीक है ना, सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेटिनम का उपयोग, सोना का उपयोग और चांदी, इन तीनों चीज़ों का उपयोग आभूषण मतलब कि गहना इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, लोहा का क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना, उसके मिट्टी का क्यों नहीं बनाया जाता है, तो और भी चीज़ों का क्यों नहीं बनाया जाता है, तांबा का क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए सोडियम का क्यों नहीं बनाया जाता है, सब तो धातुएं है। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर को हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी आदर्श धातुएं, आदर्श मतलब अच्छा, ठीक है ना, अर्थात ये धातु लंबे समय के बाद भी संक्षारित नहीं होती है, साथ ही साथ इनकी सतह भी चमकदार होती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखिए कह रहा है कि प्लेटिनम, सोना और चांदी ये आदर्श धातु मतलब कि अच्छा धातु है। क्यों है अच्छा धातु, क्योंकि इनको अगर लंबे समय तक भी रखा जाएगा फिर भी ये संक्षारित नहीं होती, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, और जंग नहीं लगता है तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होगा। अगर लोहा का बना लिया जाए 5 दिन के बाद वो काला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें जंग लग जाएगा, काला हो जाएगा, भूरा टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वो खराब दिखने लगेगा। साथ ही साथ जो ये तीनों है प्लेटिनम, सोना और चांदी, इस बहुत ज़्यादा चमकता है। ठीक है ना, इसका सतह चमकदार होता है। अगर कोई लड़की पहन के जाएगी और उसको नहीं देखे लड़का तो फिर वो काहे पहनेगी, मतलब कि कहने का मतलब है कि चमकदार होने से जरा से वो आकर्षक बन पाता है। ठीक है ना, इसलिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए जिससे कि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।